यस क्लास, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसमें हम लोग का टॉपिक चल रहा था रिटेन्ड अर्निंग। क्लास इसमें हम लोगों का टॉपिक चल रहा था रिटेन्ड अर्निंग। कल के क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था कि रिटेन्ड अर्निंग क्या था। तो रिटेन्ड अर्निंग मींस क्लास इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट which kept aside for future purposes और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। हम लोग अपने रिटेन अर्निंग को प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। मतलब वो प्रॉफिट जो अभी किसी के बीच में बटा नहीं है, आइडियल हम लोग अपने बिजनेस में रख दिए, किसी के बीच में बटा नहीं है, आइडियल हम लोगों ने अपने बिजनेस में रख दिया है। मतलब अपने बिजनेस के हर एक क्लेम को फुलफिल करने के बाद, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटने के बाद, भाई जो पैसा बच गया हम लोग उसको साइड में रख दिए, इसलिए हम लोग इसको लेफ्ट ओवर इनकम भी कहेंगे। तो आप रिटेन्ड अर्निंग को ये अलग अलग नाम से जान सकते हैं। रिटेन्ड अर्निंग ऑल्सो नोन एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ऑल्सो नोन एज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, also known as undistributed profit. This is internally generated. By retained earning internally generate होता है। ये सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहलाता है, क्योंकि ये पैसा के लिए हम कहीं बाहर सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं क्लास। ये हमारे बिजनेस का पैसा होता है और हमारे बिजनेस में ही रहता है, और अगर हम कहीं से फंड अरेंज नहीं कर पाते हैं तो यही रिटेन अर्निंग हम लोगों को हेल्प करता है। ठीक है क्लास, अब आते हैं हम लोग फीचर्स में, जो कल डिस्कशन नहीं हुआ था। आप लोग चेक करिए अपने बुक में सबसे पहला फीचर क्या है, चेक कीजिए। मैं आप लोगों के लिए एक बार बुक से रीड आउट कर देती हूँ। देखिए क्लास क्या है सबसे पहला फीचर आपके पास। तो सबसे पहला फीचर बोला है कॉशन ऑफ सिक्योरिटी। आप पढ़ के देखो क्लास, इसमें यही लिखा है कि रिटेन्ड अर्निंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का एक ऐसा सोर्स है जिसको हम अपने वर्स्ट कंडीशन में यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको बाहर से कहीं से भी आप पैसा अरेंज अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में आप इस रिटेन्ड अर्निंग को यूज करोगे। सेम टू सेम लाइन लिखा होगा क्लास, आप उसको चेक करिए अपने बुक में। देखो मैं रीड आउट कर दे रही हूँ। Retained earnings are considered as a cushion of security because they provide support in times of adversity, negative situation, market condition favorable नहीं है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कहीं से आप फंड नहीं अरेंज कर सकते हो, तो फिर आपने जो पैसा अपने बिजनेस में थोड़ा बचा करके रखा है आप उसको यूज कर लीजिए। When a company find it difficult to arrange finance from any other सोर्स, बताया ना क्लास, सेम टू सेम लाइन लिखा है ना, कहीं से अरेंज नहीं हो आ पा रहा पैसा, कोई भी मुझे लोन देने को तैयार नहीं है, मेरे शेयर्स को परचेस करने को तैयार नहीं है और मुझे पैसे का जरूरत है, तो इजीली हम लोग अपने रिटेन अर्निंग को यूज कर सकते हैं क्लास। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं फंड फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट, फंड फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट, कि अगर हम लोगों को और फंड चाहिए कुछ नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ नए प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए, तो वैसे केस में आप इस रिटेन अर्निंग को यूज कर सकते हैं। क्या लिखा है क्लास, सिंपल, रिटेन अर्निंग आर अ कॉमन सोर्स ऑफ फंड फॉर फाइनेंसिंग। एक मिनट क्लास, यस क्लास, कहाँ है हम लोग, फंड फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। देखो, रिटेन्ड अर्निंग आर अ कॉमन सोर्स ऑफ फंड फॉर फाइनेंसिंग रिस्की एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट। दिस फंड इज जनरली यूज्ड फॉर रिसर्च वर्क, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। मतलब क्लास, मुझे कुछ नए प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने, तुम एक मिनट के लिए सोच के देखो, अगर हम पैसे किसी से लेकर के उस पैसे को इन्वेस्ट कर दे नए प्रोजेक्ट में और मान लो हम सक्सेस नहीं किए, तो वैसे केस में डबल लॉस होगा ना क्लास। एक तो बिजनेस जो स्टार्ट किया वो उसका लॉस,
सेकंड में जो पैसा हमने किसी से लिया था उसको भी तो पेमेंट करना होगा। तो ऐसे केस में फर्म सोचती है कि अरे नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो अगर रिटेन अर्निंग रखा है जहां पे मेरे ऊपर अलग से कोई लायबिलिटी नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज दैट रिटेन अर्निंग। हम लोग उस रिटेन अर्निंग को यूज करने की बात करेंगे क्लास, ठीक है, हम लोग उस रिटेन अर्निंग को यूज करेंगे, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा पॉइंट थर्ड, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। Retained profit is considered as an ownership fund. It serves the purpose for medium and long term finance. आपको मीडियम टर्म के लिए पैसे चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे चाहिए, आप बहुत मजे में अपने इस रिटेन अर्निंग को यूज कर सकते हैं, टेंशन फ्री होकर के, क्योंकि रीपेमेंट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे नहीं है। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि मुझे मीडियम टर्म फंड चाहिए, यू कैन यूज योर रिटेन अर्निंग। अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि मुझे लॉन्ग टर्म फंड चाहिए, देन वी कैन यूज आवर रिटेन अर्निंग, तभी हम लोग अपने रिटेन अर्निंग को यूज कर सकते हैं, ठीक है क्लास। तो हम लोगों का हो गया अभी तक 3 पॉइंट। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, आप ये तीनों पॉइंट को एक बार फिर से पढ़ लो और बाद बाकी का भी 2 पॉइंट पढ़ लो, और इसके बाद फिर ये 2 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है क्लास। शेयर्स विच इज इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, free of cost to the existing shareholder. Shares which is issued free of cost to the existing shareholder, इसको हम लोग कहते हैं बोनस शेयर। तो क्लास ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, फर्म क्या करती है कि सपोज उसके पास ऑलरेडी 50,000 है रिटेन अर्निंग और वो शेयर्स इशू करना चाहती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, लेकिन उनसे कैश लेना नहीं चाहती है, वो सिर्फ अपना शेयर कैपिटल का बैलेंस को बढ़ाना चाहती है। तो बहुत मजे में कंपनी क्या करेगी, अपना शेयर्स अपने शेयर होल्डर को फ्री में दे देगी, उनसे कैश नहीं लेगी, और ये कैश का जो कंपनसेशन होगा वो रिटेन अर्निंग वाले बॉक्स से कंपनसेट कर लेगी, यानी वो रिटेन अर्निंग के पैसे को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर लेती है। इट मींस क्लास वो रिटेन अर्निंग के पैसे को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर लेती है। तो इस तरीके से हमारा रिटेन अर्निंग शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। आप शॉर्ट में इसको याद रख सकते हो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट शेयर कैपिटल में कैसे कन्वर्ट होगा, तो बाय इशूइंग बोनस शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बस आपको यही लाइन याद रखना है, बाय इशूइंग बोनस शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अब आप बच्चे याद रख सकते हैं कि व्हाट इज बोनस शेयर, तो those share which is issued free of cost to the existing shareholder is known as bonus share. ऑलरेडी मैंने इसके बारे में पहले भी बता रखा है। अब आप देखो क्लास, आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स। क्या है क्लास, मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स, मतलब हम बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं। अगर हमारे पास रिटेन अर्निंग है तो हम निश्चिंत होते हैं कि हाँ हमारे पास रिटेन अर्निंग में इतना पैसा है, वी कैन इजीली यूज दैट फंड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। जब भी हम लोगों को जरूरत होगा हम उस पैसे को यूज कर सकते हैं। कहीं से पैसा नहीं अरेंज हो रहा है, माइंडसेट बोलता है यूज रिटेन अर्निंग। कहीं से लोन अरेंज नहीं हो रहा है, माइंडसेट बोलता है यूज रिटेन अर्निंग। मार्केट में लोग मेरे शेयर्स खरीदने को तैयार नहीं है तो बोलता है कि आपने रिटेन अर्निंग जमा करके रखा है उसे यूज करो। मतलब हम इसमें पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हैं। देखो क्या लिखा है, एज एन इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स क्लास जो हमारे बिजनेस के अंदर ही है, मतलब जहां हमको किसी थर्ड पार्टी से पैसे अरेंज करने का जरूरत नहीं है। एज एन इंटरनल सोर्स दिस इज मोस्ट डिपेंडेबल देन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। External source depend upon the preference of investor, market condition, etc. तो ये बात तो वो एक्सटर्नल के बारे में बता रहा है, इंटरनल के बारे में कहाँ बता रहा है। हम और आप जानते हो कि रिटेन अर्निंग जो होता है वो सेल्फ फाइनेंसिंग है, इसका जनरेशन इंटरनल होता है। ये हमारे प्रॉफिट का पार्ट है जो हमने काट करके साइड में रख दिया था, किस लिए, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, इन्वेस्टमेंट के लिए, कि अगर मुझे कहीं पे मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगा तो मैं वहां पे यूज कर सकूं। एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है,
हम उन पर डिपेंडेंट होते हैं, उनका बात मानना होता है, उनको हमारा शेयर्स पसंद आता है तो वो परचेस करते हैं और हमें कैश देते हैं, नहीं पसंद आता है नहीं लेते हैं। जबकि रिटेन अर्निंग के साथ ऐसा है क्लास, रिटेन अर्निंग पे हम लोग डिपेंड है, हम लोग सीधा सीधी देखते हैं कि हाँ रिटेन अर्निंग में इतना पैसा है, डायरेक्ट अपने बिजनेस के लिए यूज कर लेते हैं डायरेक्टली। फिर देखिए क्लास, नो इंटरफेरेंस आपका एक पॉइंट है। With retained earning, there is no increase in number of shareholder. Retained earning involve no risk of dilution of control. Yes, class हम लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि shareholders are the owner of the company. Shareholders are the owner of the company to the extent they purchase share. जितना शेयर एक शेयर होल्डर के पास होता है उतने शेयर के लिए वो उस कंपनी का ओनर होता है। तो क्लास अगर हम लोग अपने बिजनेस में रिटेन्ड अर्निंग को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग शेयर इशू तो नहीं किए हैं, तो शेयर इशू नहीं किए तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी नहीं बढ़े होंगे, जितना शेयर होल्डर पहले था उतना ही शेयर होल्डर अभी भी होगा। तो क्या नंबर ऑफ ओनर इंक्रीज किया होगा क्लास? नहीं, मतलब कंट्रोल और मैनेजमेंट जितने पहले लोग के हाथ में था उतना ही अभी भी है। तो अगर हम रिटेन अर्निंग अपने बिजनेस में यूज करते हैं तो वहां पे कंट्रोल डाइल्यूट होने का कोई बात नहीं होता है। ठीक है क्लास, अब वापस से मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, सारे फीचर्स को एक बार रिवाइज कर लो, फिर हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। यस क्लास, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बोरोड फंड। बोरोड फंड, और उसमें वो सोर्सेज जहां जहां से हम लोग बोरोइंग्स को अरेंज करते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास ट्रेड क्रेडिट। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास क्लास ट्रेड क्रेडिट। What is trade credit class? It is a type of arrangement where a manufacturer is allowed some credit period from his supplier. एक तरीके का अरेंजमेंट है जहां पे मैन्युफैक्चरर को उसके सप्लायर के द्वारा थोड़ा टाइम दिया जाता है कि सर आप अभी हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेकर के जाइए और इंस्टेंट आप हमें कैश पेमेंट नहीं करिए, एक सर्टेन टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद हम आपको ऑप्शन देते हैं कि आप पेमेंट करें। और वो जो टाइम ड्यूरेशन होगा मे बी 1 मंथ हो सकता है, 2 मंथ हो सकता है, 3 मंथ हो सकता है, एज द टर्म एंड कंडीशन डिसाइडेड बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर। तो वो जो ड्यूरेशन है क्लास, हम लोग उसको बोलते हैं क्रेडिट पीरियड। हम लोग उसको क्या बोलते हैं क्लास? क्रेडिट पीरियड। देखो लिखा है, ट्रेड क्रेडिट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट whereby a manufacturer is guaranteed credit from the supplier of raw materials, input, spares, part. Supplier allow their customer to pay their outstanding balance within a credit period. Generally, the duration of trade credit is 3 to 6 months, and thus it is a short-term financing facility. आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रेड क्रेडिट इज अ विच टाइप ऑफ फाइनेंसिंग फैसिलिटी, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म? तो आपका रिप्लाई होगा मैम शॉर्ट टर्म, क्योंकि इसका ड्यूरेशन कब कितना मेंटेन हो रहा है क्लास? 3 to 6 मंथ। 1 मंथ भी होता है, 2 मंथ भी होता है, 5 मंथ भी होता है, मतलब विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। कहीं कहीं पे 7 मंथ और 8 मंथ का भी होता है, बट जनरली अप टू 1 अकाउंटिंग ईयर तक का टाइम मिलता है। तो इसीलिए ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर आता है। जस्ट अभी हमने बताया कि जो आपका रॉ मटेरियल का सप्लायर है, इनपुट्स का सप्लायर है या अदर थिंग्स का सप्लायर है, वो आपको अगर कुछ टाइम देता है पेमेंट करने के लिए, तो वो टाइम को ही हम लोग बोलते हैं क्रेडिट पीरियड क्लास। बोलेंगे ना क्लास? और ये क्रेडिट पीरियड जनरली अप टू 1 अकाउंटिंग ईयर होता है, और अगर मंथ में आप बोला जाए तो जनरली 3 to 6 मंथ का
होता है। अब ट्रेड क्रेडिट अगर हम लोगों को चाहिए तो ये किस पे डिपेंड करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेड क्रेडिट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ फर्म, फर्म का नेचर कैसा है, क्या फर्म ट्रेडिंग बिजनेस है, क्या फर्म मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्योंकि जनरली क्लास बिजनेस का यही दो टाइप है ना, या तो हम सामान बना के बेचें या कहीं से बना बनाया सामान पहले परचेस करें देन उसको बेचें। तो आप चेक करो कि फर्म का नेचर कैसा है, ट्रेडिंग बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग है। फिर उसके साइज को देखो, लार्ज स्केल पे काम कर रहा है, मीडियम स्केल पे काम कर रहा है या स्मॉल स्केल पे काम कर रहा है। आप उसके क्रेडिट वर्दनेस को चेक करो कि मार्केट में उसने कैसा रेपुटेशन बना करके रखा है, क्या पहले से भी लोन लेकर के रखा है, और अगर लोन लेकर के रखा है तो टाइम पे पेमेंट करता है कि नहीं, या पहले से भी और भी सप्लायर के यहाँ से इनपुट्स लेकर के रखा है और सप्लायर को टाइम पे पेमेंट करता है कि नहीं। आप उसके क्रेडिट वर्दनेस को, क्रेडिबिलिटी को, मार्केट रेपुटेशन को चेक कीजिए, तभी ट्रेड क्रेडिट आप अलाउड करोगे। तो ये सारा बात आपको ध्यान में रखना है क्लास, किसके लिए? क्रेडिट पीरियड को डिसाइड करने के लिए। पहला पॉइंट क्या कि फर्म का नेचर कैसा होगा, सेकंड पॉइंट क्या उसका साइज कैसा होगा, और थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप उसकी क्रेडिट वर्दनेस कंडीशन को भी चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि यही क्रेडिट वर्दनेस रिपोर्ट ये कंफर्म करेगा कि मुझे इस फलाने मैन्युफैक्चरर को, मान लो मैन्युफैक्चरर है मिस्टर एक्स को इनपुट क्रेडिट बेसिस पे देना है कि नहीं। अगर मिस्टर एक्स ने मार्केट में ऐसा कंडीशन बनाया कि वो 4 सप्लायर से सामान लिया और किसी यस क्लास, ये टॉपिक को हम लोग अब कल कंटिन्यू कर लेंगे। ओके